Hey, what are your plans for the weekend? Well, I have an appointment with Shakespeare in the 16th century. What about you? I just wanted to rush past into the 25th century and check if my duplex flat on Mars is ready yet. Somehow that's what it's gonna be like if time travel was possible. अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता तो शायद हम ऐसे ही अपने वीकेंड्स को प्लान करते, कभी पास्ट में जाके और कभी फ्यूचर में जाके. गाइस, हमारी टेक्स्ट बुक विस्टास का फर्स्ट प्रोस्पीस भी टाइम ट्रैवल के बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम पर बेस्ड है. बिसाइड्स द फ्लाइट ऑफ द ब्रेन, मीनिंग हमारा ब्रेन कहाँ तक सोच सकता है, ये उस पर भी बेस्ड है. तो चलिए लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस प्रोस्पीस अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ स्पीच, दैट इज पोएटिक डिवाइसेस एम्प्लॉयड हियर. Check out the explanation of this prose piece in part 2 of this video. Before we begin, it's a request, guys, to like and comment so our bond strengthens. And yes, guys, it's very encouraging when you comment. Do subscribe cause class 12 में आप ज़रूर आ गए हो, but remember English language will always come to your rescue all your life. And this channel is all about learning English from the scratch, sounding sophisticated and classy, and of course refining of your personality. एंड ऑफ कोर्स क्लास 12 में तो 11-12 में आपका 100% रिजल्ट भी ज़रूर आएगा इफ़ यू कीप ऑन फॉलोइंग माई पोस्ट एंड माई वीडियोज़. सो सब्सक्राइब ज़रूर करें सो आई कैन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन टू. So let's get going with all the important details. The third level prose piece में before we move on to the figures of speech. सबसे पहले हम देख लेते हैं थीम. ऑफ कोर्स हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया है. आप कभी भी कोई प्रोस पीस या पोइट्री आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक आपको थीम या सेंट्रल आइडिया पता ना हो. तो यहाँ थीम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेके चल सकते हैं, जो हम देखते हैं कि ऑथर ने जैक फिनी ने एम्प्लॉय की हैं. फर्स्ट थिंग अबाउट थीम, थर्ड लेवल इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी. फिक्शन क्या होता है? जो सच नहीं होता, रियलिटी का ऑपोजिट. तो देर इज़ अ ब्लेंड, देर इज़ अ मिक्सचर आप विच गोज पैरेलल, यू नो, हैंड इन हैंड. फिक्शन और रियलिटी हमें इस प्रोस पीस में, स्टोरी में देखने को मिलता है. Then secondly, it's also an example of concise entertaining story about time travel. जैसे मैंने आपको बताया time travel का interesting theme भी इसमें included है, along with a psychological journey of the protagonist. protagonist यहाँ पे चार्ली है, उसके बारे में अभी मैं बात करूँगी. So उसकी भी psychological journey, you know, as he moves on into the past and the present, and then he is also moving towards future. नेक्स्ट जो पैरेलल थीम, सब थीम जैसे हम बोल सकते हैं, जो देखने को मिलती है, दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड कॉट इन दिस साइकिल ऑफ टाइम. नेक्स्ट, द स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी एंड फियर दैट वन अंडरगोज इन मॉडर्न टाइम्स को भी हाईलाइट किया गया है इस प्रोस पीस में. एंड लास्टली जो एक सब थीम हम यहाँ देख सकते हैं वो है कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट टाइम्स विद द पास्ट. जो ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो इट्स नॉट एट ऑल डिबेटेबल, बिकॉज हम में से हर कोई इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि प्रेजेंट टाइम्स में जितनी इनसिक्योरिटी है पास्ट में इतना नहीं था, ऐसा नहीं था. पास्ट में लाइफ बहुत ईजी गोइंग थी, सिंपल थी. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे. प्रोटैगनिस्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर of the story, वो चार्ली है. He is a 31-year-old dweller of the city who talks about Grand Central Station of New York. वो बहुत बात करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, और वो अक्सर ये चीज़ बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 levels हैं, whereas एक्चुअली में 2 levels हैं. एक चार्ली है जो बोलता है 3 levels हैं. तो एज वी मूव ऑन इनटू द स्टोरी, और फिर जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम इस चीज़ पे और बात करेंगे. And not only does he believe in the existence of this hypothetical third level, but also claims he has been there. तो चार्ली प्रोटैगनिस्ट हमारा जो है, he not only says कि हाँ थर्ड लेवल एक जगह है, एक्चुअली इट्स अ हाइपोथेटिकल प्लेस. वो सपोज करता है, अज्यूम करता है कि ऐसी कोई जगह है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी बोलता है कि वो वहाँ पे गया था और वो वहाँ पे जाके आया है. Next important detail is setting.
सेटिंग यहाँ पे दो है, मतलब सेटिंग इज लाइक जहाँ पे एक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पे दो प्लेसेस की बात हुई है. फर्स्ट इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क ऑफ कोर्स, और सेकेंडली गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 पास्ट. ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल. थर्ड लेवल, जब आप टाइटल देखोगे प्रोज पीस का तो ऑब्वियसली आपको एकदम से समझ नहीं आएगा व्हाट इट इज़ अबाउट. तो उसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं कि ये टाइटल क्यों रखा गया है इसका. सो फर्स्टली देयर इज़ डिज़ायर टू एस्केप. सी, ऑल ऑफ अस आर अंडरगोइंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. सो एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी हम सबके अंदर है. हम सब चाहते हैं कि ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, और एक ऐसा वर्ल्ड हो, एक आइडियल वर्ल्ड हो जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट हो. तो एक ऐसे आइडियल वर्ल्ड को एक्चुअली यूटोपिया बोला जाता है. यूटोपिया इज़ अ वर्ल्ड वेयर इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज perfect. Okay, so third level can also refer to a point of reality which exists only in one's mind. Okay, तो मतलब ये जो थर्ड लेवल जिस यूटोपिया की हम बात कर रहे हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक पर्सन के ब्रेन में. और ब्रेन के थ्रू, हमारे इमेजिनेशन के थ्रू हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम कहीं तक भी सोच सकते हैं. So only through this flight of imagination a person can travel virtually. और हम क्या कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, जब हम एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जब हम चले जाते हैं तो हम हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ भी एस्केप कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, बेसिक प्लॉट हम यहाँ देख लेते हैं. प्रोटैगनिस्ट चार्ली एक्सीडेंटली डिस्कवर करता है एक ऐसी ट्रेन जो रन करती है न्यूयॉर्क एंड द ईयर 1894 में, जो पास्ट में चार्ली को लेके जाती है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल इज इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. ये वाला जो पॉइंट है इस पे आपका 5 मार्क का भी आ सकता है, एक्स्ट्रापोलेटरी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. तो इसमें दो चीज़ें आप दे सकते हो, दो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस हम कैसे देख सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट चार्ली बिलोंग करता है 20th सेंचुरी को, जहाँ से वो स्ट्रे करता है, मतलब जहाँ से वो 1894 में, मतलब कि थर्ड लेवल में पहुँच जाता है एक्सीडेंटली, और फिर वो वहाँ से 20th सेंचुरी में वापस भी आ जाता है. ही रिट्रीट्स टू द 20th सेंचुरी. तो दैट मीन्स पास्ट और प्रेजेंट में उसने ट्रैवल किया. तो इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस का ये एक रेफरेंस है. सेकेंड रेफरेंस, सैम रीचेस गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894. येट वहाँ से, मतलब 1894 गेल्सबर्ग से सैम चार्ली से कम्युनिकेट कर रहा है, जो जबकि चार्ली 20th सेंचुरी में पहुँच चुका है. सो दिस इज अनदर रेफरेंस फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल, हाउ चार्ली स्ट्रेड इनटू द थर्ड लेवल. वो थर्ड लेवल में पहुंचा कैसे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है प्रोज पीस में. तो यहाँ पे मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ, इसके थ्रू भी आप आराम से समझ सकते हो कि वैंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने स्टार्ट किया कम्यूटिंग. वो दैट पर्टिकुलर नाइट जब वो बहुत थक गया था, वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहता था, तो उसने जो अपनी जर्नी थी उस दिन वैंडरबिल्ट एवेन्यू से स्टार्ट की. फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचा, वहाँ से उसने फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ली और फर्स्ट लेवल पे पहुँचा. देन अगेन ही टुक अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सेकेंड लेवल पे पहुँचा. देन ही रीच द सबर्बन, और उसके बाद ही डग्ड इनटू आर्क्ड डोरवे, मतलब एक डोरवे में, ऐसे डोरवे में जाके वो खो गया. ही गॉट लॉस्ट. देयरआफ्टर ही गॉट इनटू अ लॉन्ग टनल, और इसी टनल को अर्लियर इट वाज आल्सो नोन एज टाइम स्क्वायर सेंट्रल पाथ. एंड जब वो टनल से बाहर निकला तो ही हैड रीच द थर्ड लेवल. तो ये सीक्वेंस पूरा आपकी स्क्रीन में है, आप इसे देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो एंड रिमेंबर इट फॉर योर एग्जाम. Okay, then next important detail I want to bring to your notice is labyrinthine. इसका मतलब होता है this term is used to describe the Grand Central Station. मतलब एक ऐसा complicated irregular network of passages or paths in which it is difficult to find out one's way. जैसे maze होता है, एक भूल भुलैया होती है जिसमें अगर आप एंटर कर जाओ तो आपको एग्जिट नहीं मिलता है, बहुत ही आप घूम के दोबारा उसी जगह पर आ जाते हो. तो ग्रैंड
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए एक टर्म लेबिरिथन भी आप अपने एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल इज़ इन्फरेंस ऑफ द लेटर. लेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें ये पता चलता है, दो चीज़ें हम इन्फर करते हैं. मोरोवर आई कैन से 3 things we infer that Sam is equally insecure and he wishes that the entire episode is true. मतलब वो साइकियाट्रिस्ट था चार्ली का, और जबकि चार्ली ये बोलता था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो पास्ट में है, मैं वहाँ से जाकर आया हूँ, तब सैम उसको हमेशा डिस्करेज करता था कि नहीं ये सच नहीं है, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है. बट एक्चुअली सैम भी चार्ली के जितना ही बिलीव करता था कि हाँ थर्ड लेवल होगा और काश वो हो. और एंड में हम देखते हैं कि वो भी डिस्कवर कर जाता है थर्ड लेवल एंड ही इवेंचुअली रीचेस देयर. Then introductory part of the letter confirms that Sam also believes in the third level. Then next we understand that letter also suggests that those who find the third level can travel across to Galesburg and enjoy the festivities. तो जो लेटर है उसके थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि आप आराम से गेल्सबर्ग पहुंच सकते हो और वहाँ की फेस्टिविटीज़ को, सॉन्ग, म्यूज़िक और पीस को आप इंजॉय कर सकते हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल हम देख लेते हैं, प्लॉट रेजोल्यूशन. मतलब कंक्लूजन में क्या होता है, द स्टोरी ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन दैट पीपल फाइंड इट हार्ड टू मेक पीस विद अनप्लेजेंट थिंग्स दे कम अक्रॉस इन लाइफ. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब हम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में होते हैं तो हम बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंडिंग ऑफ द prose piece leaves the reader wondering whether Sam actually wrote a letter from Galesburg और वो भी क्या चार्ली का अपना बनाया हुआ कोई इमेजिनेशन, जैसे हाइपोथेटिकल उसने वर्ल्ड बना रखा था, तो वैसे ही क्या चार्ली ने ही तो इमेजिन नहीं कर लिया कि एक ऐसा लेटर आया है मेरे पास और चार्ली वो सैम साइकियाट्रिस्ट वहाँ पहुँच चुका है, तो कंफर्म होता है कि थर्ड लेवल है, तो मुझे दोबारा से उस जगह को ढूंढना चाहिए. तो दिस इज लाइक हाँ नेक्स्ट जो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करने जा रही हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है. ओपन एंडेड स्टोरी है ये, मतलब इट इज़ अ हाफ बेक्ड स्टोरी, क्योंकि सैम हु डायग्नोज्ड, जिसने बोला था कि थर्ड लेवल एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट की तरह है चार्ली के लिए, ही ऑल्सो ट्रैवल्स बैक इन टाइम. तो एक्चुअली जो भी होता है कंक्लूजन में वो रीडर की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया जाता है. आप और हम जब उसे रीड करते हैं तो ये हमारे लिए ये डिसाइड करने के लिए है कि सच में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था. ओके, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक, वाज इट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट फॉर चार्ली, या फिर सच में क्या एक ऐसा वर्ल्ड था थर्ड लेवल जिसके बारे में चार्ली हमेशा बात करता था और उसे ढूंढने की कोशिश करता था. नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइस फिगर्स ऑफ स्पीच. बहुत ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच तो नहीं है, बट हाँ जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सिम्बॉलिज़म. मैंने पहले भी बताया कि सिम्बॉलिज़म की हम जब भी बात करते हैं मतलब उसमें एक डीपर मीनिंग है. मीनिंग इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी सिम्बॉलिज़म होता है. तो सबसे पहले चार्ली क्या सिम्बोलाइज करता है, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा वो क्या सिम्बोलाइज कर रहा है. चार्ली इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडर्न मैन who is a victim of insecurity. ठीक है, हम सब उस इरा को बिलोंग करते हैं, हम सब उस मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत इनसिक्योरिटी है और हम इनडिसाइसिव हो जाते हैं और हम सब चाहते हैं कि इस रियलिटी से एस्केप करें और एक ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सब कुछ आइडियल हो, एक आइडियल वर्ल्ड हो जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो. तो चार्ली सिम्बोलाइजेज अ मॉडर्न मैन, एक ऐसे मॉडर्न मैन को वो सिम्बोलाइज करता है जो बहुत इनसिक्योर है और एस्केप करना चाहता है. नेक्स्ट सिम्बोलिज्म का एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड लेवल. ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये. थर्ड लेवल सिम्बोलाइज करता है मैन की, एक पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की यर्निंग को, मतलब डिज़ायर को
कि वो इतना ऐसे एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चला जाए एज एन एस्केप, जिससे कि जो भी वर्ल्ड की लाइफ की हार्श रियलिटीज़ हैं उससे वो एस्केप कर जाए। तो थर्ड लेवल ऑल्सो सिम्बोलाइजेस मैन्स एस्केपिस्ट टेंडेंसी, मतलब एक पर्सन्स एस्केपिस्ट टेंडेंसी। हम और आप भी अक्सर वी ऑल्सो टेंड टू इमेजिन सर्टन थिंग्स। हम भी सोचते हैं कि हम 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो वो भी क्या है, इमेजिनेशन ही है हमारी, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि अभी हमारी लाइफ में प्रेजेंटली जो भी प्रेशर है, स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, उन सब को हम एस्केप कर जाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोलिज्म इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को अगर आपने देखा है ना, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में इसे प्रेजेंट किया गया है। और आपकी बुक में एक पिक्चर भी है जिसको जहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री से कंपेयर किया गया है। वो पिक्चर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यू कैन सी इट हियर। इट्स एक्चुअली कंपेयर टू अ रूट सिस्टम, मतलब रूट्स जो होते हैं वो दे कीप ऑन ग्रोइंग। तो वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए बोला गया है कि उसके जो डोर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, स्टेयर्स हैं, वो भी ग्रो करते रहते हैं। और अगर आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चले जाओ तो यू कीप ऑन बम्पिंग इनटू न्यू डोर्स एंड कॉरिडोर्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये ऐसा सच में नहीं होता है, लेकिन ये सिंबॉलिक है। मीनिंग यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वेयर अ पर्सन कीप्स ऑन लुकिंग फॉर एंट्रीज एंड एग्जिट्स ऑल हिज लाइफ। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और हम सब उन प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो जगह है वो क्या सिंबलाइज करती है। स्टोरी के अकॉर्डिंग वो सिंबलाइज करती है यूटोपिया। यूटोपिया के बारे में मैंने पहले भी बात की, दैट इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो गेल्सबर्ग इलिनॉइस वाज अ प्लेस वेयर लाइफ वाज वेरी सिंपल, बहुत ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, सिरेनिटी है। और चार्ली एक्चुअली और भी सिग्निफिकेंट ये इसलिए हो जाता है यहाँ पे बिकॉज चार्ली हैड अटेंडेड स्कूल, एज अ यंग बॉय ही यूज्ड टू लिव इन दिस प्लेस एंड इसीलिए ये जगह वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट एंड वो हमेशा से चाहता था कि वो वापस गेल्सबर्ग में चला जाए और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी वाइफ के साथ पास्ट में जाके वहीं पे स्पेंड करे। Then next reference of symbolism is Sam's letter. Now ये जो लेटर है ये ऑथर ने यूज़ किया है एज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड द फैंटेसी वर्ल्ड। मतलब एक लेटर ही है जो हमने, अगर आपने ध्यान से सुना था बिगनिंग ऑफ द वीडियो में कि मैंने बोला था कि फिक्शन और रियलिटी दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको इस प्रोस पीस में। तो एक ये लेटर है जो सैम ने लिखा था जो ये फिक्टिशियस वर्ल्ड को और रियल वर्ल्ड को, मतलब रियल और फैंटेसी वर्ल्ड को कंबाइन करता है, ठीक है। सो इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड फैंटेसी वर्ल्ड। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच सिमिली के दो एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। ग्रैंड सेंट्रल को कंपेयर किया गया ट्री से, जैसे ट्री ग्रो करता रहता है वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल भी ग्रो करता रहता है और उसमें डोर्स एंड कॉरिडोर्स एंड पीपल कीप बम्पिंग इनटू। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इज न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। यहाँ पे कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस को रूट से, जैसे एक ट्री का रूट, एक जायंट ट्री का रूट सिस्टम होता है वो एक्सटेंड करता रहता है, तो वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल के कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस भी एक्सटेंड करते रहते हैं। Then next figure of speech is pun, that is humor. और यहाँ पे ये वाली लाइन है, there is nothing nice about jail even in 1894. तो दिस इज पन इज एम्प्लॉयड हियर। और मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता दूं कि पन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इट इज़ अ प्ले अपॉन वर्ड्स। मतलब वर्ड्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है जिससे उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं, जिससे वो ह्यूमरस हो जाता है या सरप्राइजिंग हो जाता है या एडमिरेबल हो जाता है। So that's all in today's video, guys. I request you to please like and comment and share it with all the class 12 students, and please subscribe and do not miss the second part of the third level जिसमें मैं explanation of the prose piece आपके लिए लेकर आऊँगी. So take care. God bless you all.